हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास हिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज से जो है क्लासेस आपकी हिस्ट्री की स्टार्ट हो रही हैं और ये आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इतिहास यानी हिस्ट्री कहते किसको हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इतिहास किसको कहा जाता है। तो एक नज़र देख लेते हैं इस पर। इतिहास किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए कि इतिहास किसे कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जितनी भी अतीत में हुई यानी पास्ट में हुई घटनाएं घटित हुई हैं उनका पूर्ण विवरण इसमें होता है। यानी इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जितनी भी अतीत में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका जो है उनकी जानकारी इसमें मिलती है। तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि क्या जितनी भी अतीत में घटनाएं हुई हैं हमारी, तो क्या सभी इतिहास कहलाएंगी, हिस्ट्री कहलाएंगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं यानी जितनी भी हमारी अतीत में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका अगर हमारे पास पूर्ण रूप से साक्ष्य है या प्रूफ है तो ही वह इतिहास कहलाएंगी। अगर जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं अतीत में उनका हमारे पास साक्ष्य नहीं है तो वह इतिहास नहीं कहलाएंगी। तो अगर एक वाक्य में बोला जाए, एक सेंटेंस में बोला जाए कि जितनी भी अतीत में घटनाएं घटित हुई हैं उनका अगर हमारे पास पूर्ण रूप से साक्ष्य है, प्रूफ है, तो वही इतिहास कहलाएंगी। अगर साक्ष्य नहीं है यानी प्रूफ नहीं है तो वह इतिहास नहीं कहलाएंगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगर बोला जाए कि इतिहास कैसा शब्द है तो आप लोग बताएंगे इतिहास जो है एक यूनानी शब्द है। यूनानी यानी ग्रीक शब्द है, ठीक है। और यह किससे लिया गया है? तो बोलेंगे यह जो है हिस्टोरिया इतिहास शब्द जो है हिस्टोरिया से लिया गया है। इतिहास शब्द जो है हिस्टोरिया से लिया गया है, यह चीज़ याद रखिएगा। यानी यह यूनानी शब्द है और इसे जो है हिस्टोरिया से लिया गया है, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि एक वैज्ञानिक यूनानी व्यक्ति थे, एक यूनानी व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था? हेरोडोटस। कोई कोई बोलता है हेरोडोटस भी बोलता है, हेरोडोटस क्या थे? यूनानी व्यक्ति थे। इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी और उस बुक में जितनी भी अतीत की घटनाएं घटित हुई हैं उनको इसमें लिखा। किसने लिखा? हेरोडोटस ने लिखा। किस बुक में? हिस्टोरिका नामक बुक में लिखा। जितनी भी अतीत में हुई घटनाएं घटित हुई इनको पता चली, इन्होंने खोज किया और इसकी पूर्ण जानकारी किसमें दी? हिस्टोरिका नामक बुक में दी। तो इस तरह से यह क्या कहलाए? फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाए, यानी इतिहास के जनक कहलाए। इतिहास के जनक कौन? तो आप लोग बताएंगे हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इतिहास यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, इतिहास के जनक कौन है? तो आप लोग बताएंगे हेरोडोटस। कौन है? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे, एक मिनट रुकिएगा, तो आप लोग बताएंगे हेरोडोटस। ये नाम याद रखिएगा, ये इतिहास के जनक हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो बात हम लोग कर रहे थे, बात चल रही थी कि भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास आइए देखते हैं। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की बात करें तो इसको, भारत का इतिहास, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। भारत का इतिहास यानी अगर बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो आप लोग बताएंगे। प्राचीन भारत, लिखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, यानी भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, और इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, यानी शुरू से लेकर के 750 एडी तक इसका जो है टाइम पीरियड था। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, और इसका टाइम पीरियड दोस्तों हम लोग देखते हैं। इसका टाइम पीरियड है 750 एडी से लेकर के 1707 एडी तक, इसका जो है टाइम पीरियड था। तीसरा नंबर आया आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और इसका टाइम पीरियड हम लोग दोस्तों देखते हैं 1707 एडी से लेकर के 1947 एडी तक, ये इसका टाइम पीरियड है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि भारत का इतिहास जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया। तो पहला भारत यानी प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, यानी एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा बांटा गया आधुनिक भारत का इतिहास। और दोस्तों इनका जो है टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडिया, इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है एक एक करके सभी को पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करते जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डाल देते हैं। हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया। तो अब एंशिएंट इंडिया की बात करें यानी प्राचीन भारत की बात करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से भाग, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। 3 भागों में बांटा गया है, आइए देख लेते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। अच्छे से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आराम से, बिल्कुल 0 लेवल से। तो पहला नंबर है प्रागैतिहासिक काल। ओके, प्रागैतिहासिक काल, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और दूसरा क्या है, लिखेंगे दूसरा काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक, पूरा नहीं लिख रहे हैं, हिस्टोरिक पीरियड। ओके, ध्यान रखिएगा। और तीसरा है हमारा कौन सा काल,
तो तीसरा आप लोग बताएंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक, याद रखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसको लिख लीजिएगा, ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड दोस्तों याद रखिएगा, हिस्टोरिक पीरियड। तो हम लोगों ने देखा प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्रागैतिहासिक काल, अब प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया। जो हम लोगों ने देखा कि प्रागैतिहासिक काल को जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। आप लोग बिल्कुल अपनी कॉपी में इसको बना लीजिएगा 1 बाय 1 करके। तो कौन कौन सा? पाषाण काल। पाषाण काल आप लोगों ने सुना होगा, पाषाण काल जिसको बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज। दूसरा कौन सा काल है? तो आप लोग बताएंगे कॉपर एज यानी ताम्र युग। ताम्र युग जिसको बोलते हैं कॉपर एज। ठीक है। अब पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया? तो आप लोग बताएंगे इसको भी 3 भागों में बांटा गया। इसको मैप की तरह बिल्कुल बना लीजिएगा। बिल्कुल जब कॉपी में आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसको पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक एक करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। अब इनके भी टाइम पीरियड की अगर बात करें कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था, तो आप लोग बताएंगे शुरू से लेकर के 8000 BC तक इसका टाइम पीरियड था। पूरा पाषाण काल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था? तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक इसका जो है टाइम पीरियड था। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड दोस्तों देखेंगे तो 4000 BC से लेकर के आप लोग लिखेंगे 2500 BC तक इसका जो है टाइम पीरियड था। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि प्राचीन भारत के 3 भाग किए गए। एक बार पीछे देख लेते हैं। प्राचीन भारत के हम लोगों ने कितने भाग किए? 3 भाग। कौन कौन से? तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के यहाँ पे 2 काल हो गए, 2 भागों में बांटे गए यानी पाषाण काल और ताम्र युग यानी स्टोन एज और कॉपर युग। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए। शुरू से लेकर के इसका टाइम पीरियड है 8000 BC तक। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 8000 BC से 4000 BC तक। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कहीं कहीं पर AD भी है, कहीं पर BC भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में जल्दी से कि इसका मतलब क्या होता है। तो हेडिंग डाल लेंगे, चाहे तो आप लोग डाल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ AD BC CE और BCE।
ये हेडिंग आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं समझने के लिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए देख लेते हैं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ये हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ कर लिया है थोड़ा सीधी से, एक मिनट रुकिए समझने के लिए। ये एक लाइन ड्रॉ की है, ओके। यहाँ पे बीच में एक हमने बिंदु बना लिया, इसको मान लेते हैं 0। ये एक टाइम है 0, मान लेते हैं इस टाइम पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। इस टाइम पर क्या हुआ? ईसा मसीह का जन्म हुआ। समझने के लिए बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। यानी इस टाइम पर मान लेते हैं हम लोग ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के मान लीजिए 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, ऐसे ही करते जाएं 500 साल पहले, है ना। एक मिनट रुकिएगा, 500 साल पहले मान लेते हैं। तो अगर ईसा मसीह के जन्म की पहले की बात की जा रही है तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें बोलेंगे बीसी, 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 बीसी। बीसी का मतलब यहाँ पे क्या है आप लोग याद रखिएगा। बीसी का मतलब है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। जैसे कभी कभी आप लोग देखते हैं ना, लिखा होता है ईसा पूर्व, ये आप लोग देखते हैं लिखा होता है ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात की जा रही है, इसलिए इसको बीसी बोला गया, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। यहाँ पे हमने बता दिया, देखो आप, है ना, कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात जहाँ पर की जा रही है तो वहाँ पे बीसी बीसी लगा है, बीसी 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 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व की बात की जा रही है। ऐसे ही कहीं कहीं पे अगर BCE लिखा है तो आप लोग याद रखिएगा, उसका मतलब भी होता है क्या? BC, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, सॉरी बिफोर कॉमन एरा। क्या बोलेंगे? बिफोर कॉमन एरा, ये बात की जा रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात की जा रही है तो वो हो जाएगा BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। इसी तरह अगर ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद की बात की जाए, 200 साल की बात की जाए, 300 साल, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात की जाए, टाइम पीरियड की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या जुड़ा होता है? यहाँ पे याद रखिएगा AD, AD, AD और AD। AD का मतलब होता है, AD का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, क्या होता है? एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईसवी। कहीं कहीं पे आप लोग आजकल देख रहे हैं कि ईसवी ही चलता है। अब ये मान लीजिए क्या चल रहा है कि 2022 ईसवी, है ना। तो आप लोग क्या बताएंगे कि बिफोर, यानी ईसवी AD का मतलब, अब AD 2022 में उसके आगे AD नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ना कि ईसा मसीह की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे AD नहीं जोड़ते हैं, हम लोग समझ जाते हैं। तो अगर ईसा मसीह के बाद की समय की बात हो रही है, ईसा मसीह के जन्म के समय की बात हो रही है, तो वहाँ पे ईसवी कहेंगे, याद रखिएगा। इसी तरह CE का मतलब भी क्या होता है? कॉमन एरा, वो AD के बराबर ही होता है। तो आप लोग ध्यान समझ गए ना कि BC और AD का मतलब क्या है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इतिहास के बारे में, कि जो भी इतिहास का पता कैसे चला है, यानी जो हमारे अतीत में घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, इतिहास के जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन कौन से स्रोत प्राप्त हुए हैं वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे इतिहास, इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत, यानी क्या बोलेंगे? सोर्सेस ऑफ
इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये हेडिंग डालेंगे। तो इसमें हेडिंग पहली डालेंगे क्या कि पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब इसमें क्या है कि पुरातात्विक स्रोत यानी कुछ पुरातात्विक स्रोत भी पाए गए जिनसे हमें पता चलता है कि इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में पता चलता है। तो वो है पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि वह पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि मान लीजिए हमारे अवशेष प्राप्त हो गए, खुदाई हुई अवशेष मिले जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल्स, तो इनसे भी हमारे इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में पता चलता है। अवशेष हो गए, है ना, फॉसिल्स हो गए, और कौन कौन से, अभिलेख हो गए। अभिलेख यानी पहले के राजा महाराजा थे, उन्होंने अभिलेख यानी पत्थरों में, स्तंभ में क्या किया कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई उनको जो है उनमें गुदवाया यानी पत्थरों में लिखवाया, तो उनको ही अभिलेख बोलते हैं। जैसे अशोक का स्तंभ हो गया, है ना, इस तरह से कई स्तंभ आए, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हुए जिन्होंने अभिलेख अपने लिखवाए, जिनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है, अभिलेख हो गए, और स्मारक वगैरह हो गए। स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स यानी जैसे स्मारक आपका आगरा का ताजमहल हो गया, है ना, जामा मस्जिद हो गई दिल्ली की। तो इस तरह से स्मारक हुए जो कि इनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में इनका पता चलता है, इनको देख के। ठीक है, तो जो ये सभी क्या होंगे कि पुरातात्विक स्रोत हो गए, इतिहास के ये स्रोत माने गए। और क्या हुआ, सिक्के मिले, खुदाई में सिक्के मिले, इनसे भी हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, और मूर्तियाँ वगैरह हो गई, मूर्तियाँ, तो ये सभी जो है हमारे पुरातात्विक स्रोत हो गए एक तरह से देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है, आइए देखते हैं, दूसरी हेडिंग डालेंगे। और कौन कौन से स्रोत हुए, साहित्यिक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या हमें प्राप्त हुआ वो देख लेते हैं, जिनको लिटरेसी सोर्सेस जिसको बोलते हैं। साहित्यिक स्रोत में आइए देखते हैं, साहित्यिक स्रोत में देखते हैं कि धार्मिक चीज़ें भी प्राप्त हुई, धार्मिक, रिलीजियस जिसको बोलते हैं, रिलीजियस। तो धार्मिक में आपको क्या क्या मिली, रामायण जो है हमारी धार्मिक पुस्तक है, इसमें भी हमें जितनी भी अतीत में घटनाएं घटित हुई हैं उनका पता चलता है। तो ये भी इतिहास का स्रोत हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट, जैसे कि मान लेते हैं रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, वेद हो गए, और क्या क्या हो गए, उपनिषद हो गए। ये सभी क्या हैं, हमारे इतिहास के स्रोत हैं जिनसे हमें अपने अतीत में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं इनका पता चलता है। और क्या क्या है साहित्यिक स्रोत में, ये तो अभी हम लोगों ने धार्मिक पढ़ा। अब एक पढ़े अधार्मिक में हम लोग क्या है, नॉन रिलीजियस। इसमें क्या क्या पता चलता है इससे, जैसे कि कई दार्शनिक आए हमारे भारत में और उन्होंने चीज़ों को देखा और वहाँ पे पुस्तक वगैरह लिखी, अपनी पुस्तकों में इनका भारत की जितनी भी घटित घटनाएं हुई उनका वर्णन किया। तो अधार्मिक चीज़ें हो गई है, जैसे कि मेगास्थनीज आया, तो मेगास्थनीज की इंडिका पूछा जाता है कई बार कि इंडिका किसने लिखी, तो मेगास्थनीज ने लिखी। तो मेगास्थनीज वगैरह आया, मेगास्थनीज हो गए, है ना, ये आए भारत में और इन्होंने क्या किया कि जितनी भी घटनाएं घटी थी उनकी आंखों के सामने, तो इंडिका नामक बुक में इसका वर्णन किया। तो ये भी एक हमारे क्या हो गए, इतिहास के स्रोत हो गए, है ना। और क्या हुआ, चाणक्य का इतिहास हो गया, जैसे चाणक्य का इतिहास,
इससे भी हमारे इतिहास का पता चलता है, भारत के इतिहास का पता चलता है। और जैसे पाणिनि का महाकाव्य हो गया, पाणिनि का महाकाव्य, तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि हमारे इतिहास के स्रोत हैं ये। इतिहास में जितनी भी घटित यानी अतीत में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, घटित हुई हैं, उनका पता चलता है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और तीसरा स्रोत देख लेते हैं। तीसरा स्रोत है कि अनेक विदेशी यात्री आए और उन्होंने भारत का वर्णन किया। तो यहाँ पे विदेशी यात्रियों का विवरण, हेडिंग डालेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। ये तीसरा इतिहास का स्रोत हो गया। अब विदेशी आए कई, इन्होंने भी अपनी इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में इन्होंने वर्णन किया। और कौन कौन से विदेशी यात्री आए, जैसे कि फायान हो गया, और कौन सा हो गया, ह्यूनसांग आया, तो ह्यूनसांग आया। और कौन सा आया, इब्न बतूता आया। तो ये सभी जो है विदेशी भारत में आए, इन्होंने चीज़ों को देखा और वर्णन किया। तो इनसे भी भारत के इतिहास का पता चलता है। तो ये सभी जो है इतिहास के स्रोत हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में चीज़ें आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया, है ना। इनको 3 भागों में बांटा गया प्राचीन भारत को। तो आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आइए चलते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रागैतिहासिक काल, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल में देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में आइए देखते हैं कि इसको अगर चलिए लिख के देखते हैं कि इतिहास का वह समय, इतिहास का वह समय, नोट्स बढ़िया से बनाते जाइएगा, जिसके इतिहास का वह समय जिसके हमारे पास अवशेष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, अवशेष हैं। याद रखिएगा, अवशेष हैं, लेकिन इनके लिखित स्रोत नहीं हैं। इनके लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुए। तो ऐसे इस काल को क्या बोला गया, प्रागैतिहासिक काल। यानी ऐसे काल में इस टाइम पे क्या हुआ कि अवशेष तो प्राप्त हुए, लेकिन इनके कोई लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुए। तो ऐसे काल को ध्यान रखिएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है, यानी प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग। कौन सी? नेक्स्ट हेडिंग है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इसके बारे में आइए देखते हैं। वही लिखेंगे, इतिहास का
वह समय, इतिहास का वह समय जिसके हमारे पास अवशेष और लिखित स्रोत दोनों हैं, लेकिन अब यहां से ध्यान देने वाली बात है, लेकिन लिखित स्रोत आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यानी इतिहास का वह समय जिसमें हमें अवशेष भी प्राप्त हुए और लिखित स्रोत भी, दोनों, यानी ये चीज़ें दोनों हमें प्राप्त हुई। कौन कौन से? अवशेष भी मिले और लिखित स्रोत भी मिले, लेकिन लिखित स्रोतों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ऐसे काल को क्या बोला गया? आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि अवशेष मिले लेकिन लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुए, तो प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? अवशेष और लिखित स्रोत दोनों प्राप्त हुए लेकिन लिखित स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सका, तो क्या कहलाया? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। आगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या हुआ कि अवशेष भी मिल गए, प्लस और क्या मिला? लिखित स्रोत भी मिल गए, लिखित स्रोत भी मिल गए, और इनको क्या किया गया? इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। तो यह काल क्या कहलाया? ऐतिहासिक काल कहलाया। ठीक है, यानी इसमें अवशेष भी मिल गए, अवशेष भी प्राप्त हुए, लिखित स्रोत भी मिले और लिखित स्रोतों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई। ऐसे काल को ऐतिहासिक काल है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ कि अवशेष मिले लेकिन लिखित स्रोत यानी रिटेन सोर्सेज नहीं मिले। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि फॉसिल्स यानी अवशेष तो मिले, लिखित स्रोत भी मिले, लेकिन लिखित स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि अवशेष भी मिल गए, लिखित स्रोत भी मिल गए और इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। तो ऐसे काल को क्या बोला गया? ऐतिहासिक काल बोला गया, यानी हिस्टोरिक पीरियड बोला गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं और हेडिंग डालते हैं। अब बचा क्या हुआ? हमारे पास क्या बचा हुआ है? पाषाण काल। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पाषाण काल यानी स्टोन एज। क्या बोला जाता है? स्टोन एज। आइए देखते हैं पाषाण काल के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने पहला नंबर क्या पढ़ा था उसके बारे में देखते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, आप लोगों ने देखा था। तो आइए देखते हैं पाषाण काल के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। हेडिंग डालते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण टाइम पीरियड तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी अज्ञात या शुरू से 8000 BC। इसका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है। पूरा पाषाण काल,
ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा और एक एक बिंदु को नोट भी करते चलिए। अब यहाँ से चीज़ें इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो रही हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें आईं। तो पूरा पाषाण काल में आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई। तो नंबर 1 डालिए, क्या आग का आविष्कार हुआ, इसमें आग का आविष्कार हुआ, ये चीज़ें याद रखिएगा। एक मिनट रुकिए, क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। तो याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आप लोग बताएंगे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। नंबर 2, और क्या, पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाए गए, पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाए गए, पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाए गए। और क्या हुआ, पत्थरों के बड़े बड़े हथियार जैसे कि हैंड एक्सेस हो गया, क्लीवर्स हो गया, है ना, स्क्रीपर्स हो गया, है ना, इस तरह के हथियार बनाए गए। और तीसरा क्या है, इस टाइम पे मनुष्य जो है शिकारी था, यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या था, शिकारी हुआ करता था। ये चीज़ें याद रखिएगा, मनुष्य शिकारी था, मनुष्य क्या था, शिकारी था। और यानी खेती नहीं आती थी, ठीक है, याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में खेती नहीं की जाती थी। उस टाइम पे मनुष्य जो था पूर्णतः रूप से शिकारी था, ठीक है। और बात करें तो मनुष्य में कोई सभ्यता नहीं थी, कोई सभ्यता नाम की चीज नहीं थी, नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी सभ्यता नहीं थी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पूरा पाषाण काल में इम्पोर्टेंट है, आग का आविष्कार हुआ, पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाए गए, यानी हैंड एक्सेस हो गया, क्लीवर्स हो गया, स्क्रीपर्स हो गया, इस तरह से ये बनाए गए। और मनुष्य जो है शिकारी था, यानी उसको खेती बाड़ी करना नहीं आता था, और सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पाषाण काल पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, और इसका टाइम पीरियड है 8000 BC से लेकर के 4000 BC, 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि पशुपालन की शुरुआत हुई, याद रखिएगा, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, ये चीज याद रखिएगा। और क्या क्या हुआ, पत्थरों के छोटे और नुकीले हथियार बनने लगे, नुकीले हथियार यानी इस टाइम पे मनुष्य क्या हुआ कि पशुपालन भी करने लगा, और पत्थरों के छोटे मोटे हथियार, यानी अभी तक क्या हुआ था कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार बनाए थे। अब मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है थोड़ी सी सभ्यता उसमें आ गई, और पशुपालन वगैरह भी करने लगा, और पत्थरों के छोटे छोटे और नुकीले हथियार भी इसको यानी ये बनाने लगा, जिसको बोलते हैं माइक्रोलिथस, है ना, इस तरह के हथियार, छोटे छोटे हथियार बनाने लगा। और इस टाइम पे याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, इस टाइम पे पहिए का आविष्कार भी हुआ, पहिए का आविष्कार,
पहिए का आविष्कार हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता ज़रूर है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो मनुष्य जो है रथ बनाना, यानी मनुष्य जो है रथ भी बनाने लगा। रथ समझते हैं ना, जिसमें पहिए लगे होते हैं और घोड़े से यानी जानवर उसको आगे बांधा जाता है। तो घोड़ा तो था नहीं उस समय, कोई भी जानवर आगे बांध के उसको खींचा जाता था। तो पहिए का आविष्कार हुआ और रथ वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग लिख लीजिएगा कि मनुष्य के द्वारा पशुपालन करने के साक्ष्य थोड़ा सा देख लीजिएगा, साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए। तो आप लोग याद रखिएगा पशुपालन करने के साक्ष्य यानी प्रूफ कहाँ मिला कि मनुष्य पशुपालन कर रहा था। तो याद रखिएगा कौन सी जगह है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे मनुष्य के द्वारा पशुपालन करने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये चीज़ याद रखिएगा, कहाँ पे, आदमगढ़। और एक जगह आगे बढ़ते हैं, और एक जगह भी प्राप्त हुए, कहाँ पे, तथा लिख लेना आगे जोड़ के तथा। और कहाँ पे प्राप्त हुए, तो आप लोग बताएंगे बागौर। और ये बागौर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, तो बागौर में भी राजस्थान में मिले। तो आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य के द्वारा जो पशुपालन करने के साक्ष्य हैं, प्रूफ है, वो आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश तथा बागौर यानी राजस्थान में मिले हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे तीसरी हेडिंग है, तीसरा नंबर हम लोग डालेंगे नवपाषाण काल। और इसका टाइम पीरियड कितना है दोस्तों, तो 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक। 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। अब इसमें क्या है कि पशुपालन तो होता ही था, तो पशुपालन तो स्टार्ट हो गया था कब, मध्य पाषाण काल में, तो वो तो लिखेंगे ही। और पशुपालन के साथ साथ मनुष्य जो है कृषि करना यानी खेती करना भी सीख गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य किस काल में कृषि करना स्टार्ट कर दिया था मनुष्य ने, तो आप लोग बताएंगे नवपाषाण काल में मनुष्य जो है कृषि करने लगा था। और इसके साक्ष्य कहाँ मिले, तो साक्ष्य याद रखना कहाँ पे मिले, तो मेहरगढ़ में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पड़ता है, मेहरगढ़। तो आप लोग बताएंगे बलूचिस्तान। एक मिनट रुकिएगा, बलूचिस्तान, इसको ठीक से लिख लेते हैं। मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान। ठीक है, तो कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, मेहरगढ़ में मिले। ठीक है, याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि मनुष्य, आप लोग लिखते जाइएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले खेती या कृषि बोलें, खेती, मनुष्य ने सबसे पहले खेती किसकी की, तो आप लोग बताएंगे, कभी कभी पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं। खेती जौ, जिसको बोलते हैं बार्ले, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, यहाँ पे आ नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए, हम लिख दे रहे हैं।
बार्ले। मनुष्य ने पहले खेती किसकी किसकी की? जौ की और गेहूं की, गेहूं की यानी वीट, और कपास की। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कपास यानी कॉटन। तो मनुष्य ने सबसे पहले खेती किसकी किसकी की थी? तो जौ की, गेहूं की और कपास की। ये चीज़ याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिख दीजिएगा, छूटे नहीं, कि एक स्थल है जिसका नाम है कोल्डिवा। कोल्डिवा भारत, जो कोल्डिवा नामक स्थल है, एक मिनट रुकिए, डिस्टर्ब हो रहा है। कोल्डिवा भारत के उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पुरातात्विक स्थल है। याद रखिएगा, कौन सा स्थल है? तो पुरातात्विक स्थल है। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा कि कोल्डिवा, कभी कभी देखो कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, मैंने सभी पॉइंट एक एक करके लिखवाए हैं कि कोल्डिवा जो है भारत के उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है कोल्डिवा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब कोल्डिवा में ऐसी क्या चीज़ है? तो कोल्डिवा में याद रखिएगा, जो पुरातात्विक स्थल है कोल्डिवा, यहाँ पे क्या हुआ कि पुरातात्विक विदों को जो है, जो रिसर्च कर रहे थे, जो वैज्ञानिक यहाँ पे, उनको चावल और खंडित, यानी यहाँ पे क्या क्या मिला? चावल और, यानी चावल के खेत मिले, चावल और खंडित हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, तभी ये पुरातात्विक स्थल इसको घोषित कर दिया गया। यानी कोल्डिवा नामक एक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया। यहाँ पे क्या? चावल और खंडित हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और याद रखिएगा, यह जो गांव है कोल्डिवा, यह देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है, ठीक है। यह कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखिएगा, देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में, यानी कोल्डिवा नामक ग्राम एक स्थित है जिसको पुरातात्विक स्थल कहा गया। यहाँ पे चावल और खंडित हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आगे जो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे उसमें अब आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आगे पढ़ेंगे। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते जाइएगा। थैंक यू।